गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरी आवाज आ रही है सबको? राइट आर्यन, थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट माय वॉइस इज क्लियर. So I welcome all of you to this midday live session. This session is specially and only for our premium channel members and all those who are technical analysts or technical analysis enthusiasts. They will definitely love this interaction, although those who are intraday scalpers, they may find it as a hindrance. I have had my trades, I am still having my open trades, but I am not an intraday scalper, so I have no worries. तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपना डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं. I am not a SEBI registered advisor. All the information provided by me are for educational and informational purposes only. तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी क्या कर रही है. ये निफ्टी का 75 मिनट का चार्ट है दोस्तों, और जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि यहाँ से निफ्टी ने 75 मिनट चार्ट पे एक ब्रेकडाउन दिखाया था. इस पॉइंट पे इसने हमको आरएसआई ने बताया था कि यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, और तब अपने अपने कन्विक्शन के हिसाब से हर आदमी ट्रेड इनिशिएट कर सकता था. इसमें अगर हम प्राइस देखें तो प्राइस का सबसे पहला सपोर्ट हमको इस पॉइंट पे मिल रहा था, जो कि 11,022 और 11,050 के बीच में था. और फ्राइडे को पूरा दिन निफ्टी इसी लाइन के पास सपोर्ट लेने की कोशिश करता रहा. इसने ये दो लॉन्ग लेगेड कैंडल्स भी बनाई, लेकिन आप लोगों ने अगर मेरे चार्ट पे ध्यान दिया हो, जो कि मैंने प्रीमियम चैनल पे डाला था, उस पे मैंने बहुत स्पेसिफिकली ये लेवल दिया था 11,113 का, और दो बार ये बात लिखी थी कि 11,113 से जब तक ऊपर नहीं जाता निफ्टी का प्राइस, तब तक हमको लॉन्ग करने के चक्कर में नहीं पड़ना है. और देखिए, ये निफ्टी जो है वो सपोर्ट जरूर लेता रहा, लेकिन 11,113 के ऊपर नहीं गया. तो ये दोस्तों, मेरे से पिछले दिन भी सैटरडे को जो मैंने सेशन किया था, उसमें भी एक भाईजान मुझसे पूछ रहे थे कि सर, यहाँ से आरएसआई डाइवर्जेंस दिखा रही है 15 मिनट के चार्ट पे, पॉजिटिव डाइवर्जेंस, तो क्या हमको लॉन्ग नहीं हो जाना चाहिए? तो मैंने उनसे कहा था कि भैया, डाइवर्जेंस ने तो एक हमको इंडिकेशन दिया है, लेकिन जो डिक्टेशन है, जो कंफर्मेशन है, वो तो प्राइस ही देगा, और जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर नहीं जाता तब तक हमको लॉन्ग नहीं करना है. तो आप ये देखिए, आज भी निफ्टी सुबह से इसने ओपन इज इक्वल टू हाई बनाया, और आज इस वक्त वो ओपन इज इक्वल टू हाई हमारा सबसे पहला कंसिडरेशन लेवल है. जब तक उसको पार नहीं करता तब तक हमें लॉन्ग करने के बारे में सोचना भी नहीं है. और हमको ये देखना है कि नीचे में अब अगला सपोर्ट कहाँ आ रहा है. तो मुझे नीचे में अगला सपोर्ट जो है वो 10,860 865 के पास दिख रहा है. ये सपोर्ट मैंने क्यों मार्क किया, आप में से जो लोग चार्ट रीडिंग करते हैं वो ये बात समझ सकते हैं, लेकिन जो अभी चार्ट रीडिंग जिन्होंने शुरू की है और जिनको अभी पूरी समझ नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, उनके लिए मैं बता दूं कि आप ये देखिए, इस जगह पर बार बार निफ्टी पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, और जब इसने इसको ब्रेक कर दिया तो वो रेजिस्टेंस एक सपोर्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया, ऐसा माना जाता है. और वो जो रेजिस्टेंस टर्न इनटू सपोर्ट है, वही लेवल है ये 10,860 के आसपास.
अगला सपोर्ट निफ्टी का यही बनता है। तो जिस तरह से निफ्टी आज ट्रेड कर रही है, ऐसा लगता है कि ये 10,860 का जो लेवल है ये एक बार टेस्ट हो जाएगा और ऊपर में आज का ओपन इज इक्वल टू हाई जो है वो हमारा रेजिस्टेंस है। और जो हम अगर स्टॉप लॉस की बात करें, अगर हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई है तो वही हमारा स्टॉप लॉस है। ओपन इज इक्वल टू हाई जो कि 11,053 के आसपास था स्पॉट में, 11,053। हाँ, तो ये तो बात हो गई निफ्टी के आरएसआई के डाइवर्जेंस की और मोमेंटम की। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई हमारी ओपन इंटरेस्ट टेबल हमको क्या बता रही है। ये दोस्तों निफ्टी की ओपन इंटरेस्ट टेबल है और इस ओपन इंटरेस्ट टेबल को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 11,000 की कॉल साइड पर आज 22 लाख नए नंबर जुड़ चुके हैं। 22,82,000 जैसा कि अभी दिखाई पड़ रहा है। और ये नंबर जो है, ये जैसा मैं पहले बार बार बोल चुका हूं कि ये कॉल साइड पर जो नंबर जुड़ते हैं ये रेजिस्टेंस का इलस्ट्रेशन होते हैं। ये हमको बताते हैं कि इन स्ट्राइक्स पर रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। और आप देखिए 11,000 पे 22 लाख, 11,050 पे 10 लाख और 11,100 पे 14 लाख। तो कॉल राइटर्स जो हैं बहुत एग्रेसिव हैं। यानी आज की तारीख में इस वक्त 12:06 पे जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो निफ्टी में रेजिस्टेंस साइड, कॉल राइटिंग साइड जो है वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अब आ जाते हैं पुट साइड पे। पुट साइड पे आप ये देखिए 11,000 पे 6,77,000 नए नंबर जुड़े हैं, लेकिन अभी तक यहाँ कोई डाइल्यूशन नहीं है। लेकिन आप देखिए 11,100 पर 2.5 लाख नंबर माइनस हो चुका है। यानी कि जो बुल्स हैं उन्होंने 11,100 को रोकने की, थामने की कोशिशें छोड़ दी हैं और अभी वो 11,000 के लेवल को ही बचाने के लिए थोड़ी बहुत तैयारी में है। लेकिन अब बीएस के मुकाबले ये नंबर काफी कम है। हालांकि टोटल नंबर ये 25 लाख है और आज करीब 6.5 लाख जुड़े हैं। लेकिन ये देखिए जो 6.5 लाख जुड़े हैं इनका आज का एवरेज प्राइस हम अगर देख लें एक बार तो ये आता है 111। तो 11,000 में से 111 घटा दें तो 10,890। तो ये कह रहे हैं कि जो 6.5 लाख आज जुड़े हैं ये कोशिश करेंगे कि 10,890 का लेवल निफ्टी में बचा रहे। और अगर 10,900, 10,890 के नीचे निफ्टी जाना शुरू कर देता है तो हमारे लिए इस नंबर को देखना जरूरी रहेगा कि भाई ये नंबर यहाँ से भाग रहे हैं या ये अभी भी यहाँ पे सपोर्ट देने में जुटे हुए हैं। और वो एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि अगर 10,890 या 10,900 के आसपास निफ्टी आए और ये नंबर यहाँ से गायब हो जाए, माइनस में हो जाए, तो उसका मतलब ये होगा कि ये 11,000 की जो स्ट्राइक की सपोर्ट है ये भी टूट चुकी है और वो सपोर्ट नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। जैसे आप देखिए 10,700 पर ये 5 लाख जुड़े हैं, 10,800 पर ये 3 लाख जुड़े हैं। तो रेजिस्टेंस नीचे आ रहा है और सपोर्ट भी नीचे जा रही है। इसका मतलब बाजार में इस हाल फिलहाल रुख जो है, बायस जो है वो बियरिश ही है। ये तो हो गया दोस्तों निफ्टी का हाल। अब एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। If you like this video, don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghu Mantra classes and press the bell icon to receive updates about future videos. बैंक निफ्टी में भी दोस्तों कमजोरी ही नजर आ रही है और जो पिछला एक अच्छा सपोर्ट लेवल है 21,000 का, ये हम स्पॉट लेवल की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए इस पॉइंट पे निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने 3-4 बार सपोर्ट लिया हुआ है। एक बार सपोर्ट यहाँ लिया, फिर दोबारा सपोर्ट लिया और ऊपर चली गई, फिर ये तीसरी बार सपोर्ट लेके फिर ऊपर चली गई।
और अब ये चौथी बार इस लेवल पे आ रही है 11,023 के पास, सॉरी 21,023 का जो सपोर्ट लेवल था उसके पास। तो मोटा मोटी आप 21,000 ही मानिए। और ये देखिए कि भाई निफ्टी पिछले कई दिनों से 21,000 पे सपोर्ट लेके 23,000 तक बैंक निफ्टी जा रही थी। तो अब उस रेंज के नीचे वाले हिस्से के पास बैंक निफ्टी पहुंच रही है। तो पिछली बार के वेबिनार में एक भाई ने मुझसे पूछा था कि सर ये लेवल तो सबको पता होते हैं, तो फिर इन लेवल्स को निकालने का फायदा क्या है? हाँ दोस्तों, सबको तो नहीं, लेकिन जो लोग चार्ट की समझ रखते हैं उनको ये लेवल्स पता होते हैं। लेकिन इन लेवल्स को निकालने का फायदा ये होता है कि इसके पास जो प्राइस एक्शन हो रहा होता है उस प्राइस एक्शन को समझकर, और अगर वहां पर कोई रिवर्सल की कैंडलस्टिक बनती है तो उसकी मदद से हम एक अच्छे रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ में कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। अब आप ये देखिए, सपोर्ट के पास बैंक निफ्टी पहुंच रही है, लेकिन अभी तक प्राइस ने यहाँ से कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया है, ऐसा कोई बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन नहीं दिखाई है। तो इसलिए हमको यहाँ पर किसी भी तरह से लॉन्ग के लिए जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ भी बैंक निफ्टी में भी हम आज देखें तो ओपन इज इक्वल टू हाई बनाया हुआ है 21,250 के आसपास। 21,000 सॉरी 21,537। तो वही 21,537 स्पॉट ही आज का जो है वो जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन की है उनका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और अभी तक प्राइस के हिसाब से भी और मोमेंटम के हिसाब से भी बैंक निफ्टी में भी इस सपोर्ट के नजदीक पहुंचते हुए भी कोई ऐसा रिवर्सल का फॉर्मेशन दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक बार बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट टेबल भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की ओपन इंटरेस्ट टेबल अब जबकि 21,240 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि कॉल साइड पर 21,300 में 2 लाख नए नंबर जुड़े हैं, और 21,300 की पुट साइड पर भी 2 लाख नए नंबर जुड़े हैं। लेकिन उसके ऊपर यानी 21,300 के ऊपर कॉल साइड के अंदर ज्यादा मजबूती है, यानी कि यहाँ भी जो रेजिस्टेंस है वो मजबूत हो रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है, जबकि सपोर्ट भी नीचे की तरफ खिसक रही है। और सबसे ज्यादा सपोर्ट आप ये देखिए 21,000 की स्ट्राइक पर 7,63,000 नंबर दिख रहे हैं और करीब 2 लाख आज जुड़े हैं। यानी यहाँ पर 21,000 की सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रही है और 21,500 का रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको प्राइस एक्शन दिखाया था, यहाँ पर जब तक कि छोटे टाइम फ्रेम में आ जाए, 15 मिनट में आ जाए, तो यहाँ भी आप देखिए अभी तक कोई इसने बुलिश फॉर्मेशन देना शुरू नहीं किया है। तो आज की मिड डे रिपोर्ट में अभी तक हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कमजोर ही दिख रहे हैं। हालांकि बैंक निफ्टी 21,000 की सपोर्ट के पास पहुंचने वाली है, लेकिन अभी तक इसने प्राइस एक्शन में कोई भी बुलिश पैटर्न या बुलिश इंडिकेशन नहीं दिया है। तो दोस्तों, ये तो हो गई आज की मिड डे रिपोर्ट। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये प्रॉमिस किया था कि मैंने कुछ चार्ट पोस्ट किए थे, जैसे उनमें से एक टीसीएस का चार्ट था, और मैंने ये कहा था कि भाई जो मंथली चार्ट पे कुछ चार्ट ऐसे हैं जो एक ब्रेकआउट की संभावना दिखा रहे हैं, तो क्या ये ब्रेकआउट इमीडिएटली हो जाएगा या इस ब्रेकआउट पे टाइम लगेगा? देखिए, ये मंथली चार्ट है,
इस मंथली चार्ट में हमको किसी भी तरह की जल्दी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ ग्रेन्यूल्स का चार्ट। ग्रेन्यूल्स एक फार्मा कंपनी है, इसने भी मंथली चार्ट पे अभी 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले एक ब्रेकआउट दिया था। ये देखिए, ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट था। तो इसने यहाँ क्या किया था, आप ये समझिए, इसको ध्यान से देखिएगा इस चार्ट को, कि जब ये पॉइंट था और ऐसे ये महीना था मार्च का, फरवरी से शुरू हो गया, फरवरी खत्म हुई है इस कैंडल में, और इसने पहली बार ये इंडिकेशन दिया कि भाई यहाँ से एक ब्रेकआउट आने की संभावना है। लेकिन उसके बाद करीब 1.5 महीने तक प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट होता रहा। इसने यहाँ से ब्रेकआउट देने में कोई जल्दी नहीं दिखाई। तो नेट बात मैं आपको एक दो एग्जांपल और दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको अपना कंक्लूजन बताऊंगा, समझाऊंगा कि जब भी प्राइस मंथली चार्ट पे किसी ब्रेकआउट के नजदीक होता है, तब वो वहां पर कुछ समय तक कंसोलिडेट जरूर करता है। अब आप ये ग्रेन्यूल्स का चार्ट है, इसको ध्यान से देखिए, मैंने एक्शन रिप्ले लगा रखा है, और ये मार्च के फरवरी में इसने ब्रेकआउट का पहला एक अपना इंडिकेशन दिया था। लेकिन मार्च के महीने में पूरे महीने ये इस तरह से नीचे रहा। अब हालांकि मार्च के महीने में बाजार भी कमजोर था, वो भी एक कारण था कि मार्च के महीने में ये ब्रेकआउट के पॉइंट के पास कंसोलिडेट कर रहा था, और फिर उसके बाद अप्रैल मई में इसने ऊपर चलना शुरू किया। ये देखिए, मार्च की कैंडल इसने इस तरह से रेड बनाई है। अब आप ये देखिए, मार्च के महीने में ये 160 से नीचे 114 तक आ गया। तो ऐसे में अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें तो इसने करीब 25% यहां से एक बार डिप दिखाई, और फिर उसके बाद ये ऊपर गया। तो ये ऊपर किस पॉइंट से गया, इसको हम देखें कि ये जो पुरानी रेजिस्टेंस कम सपोर्ट थी ये वाली, इसने यहीं से सपोर्ट लिया और फिर उसके बाद ऊपर गया, और ऊपर आज की तारीख में ऊपर जाके और ये 320 का लेवल टच कर चुका है। यानी 160 से 320 ये कुल 3 महीने में, 2.5 महीने में चला गया। लेकिन ब्रेकआउट पॉइंट के पास आप ये देखिए, 1 2 3 महीने ये रुका, और इसने एक बार डिप मार के जो वीक हैंड्स थे उनके स्टॉप लॉस भी कटवाए, और फिर उसके बाद ये ऊपर चला। तो ये दोस्तों सच्चाई है वीकली चार्ट, मंथली चार्ट के ब्रेकआउट की, कि इस ब्रेकआउट पॉइंट पे क्योंकि एक रेजिस्टेंस है। अब मैं आपको टीसीएस के चार्ट पे वापस ले चलता हूं कि आप ये देखिए कि इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा। यहाँ से प्राइस यहाँ पे कुछ समय और हो सकता है 1 महीना और यहाँ पे कंसोलिडेट करे, तो आपको इस, अगर ये पहले से आपके स्टॉक में है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसमें छोटी छोटी एक्यूमुलेशन करें, हर डिप पे एक्यूमुलेशन करें, लेकिन इस विचार के साथ करें कि भाई ये इमीडिएटली जरूरी नहीं है कि ये ऊपर भागे। दूसरा चार्ट मैं आपको दिखाता हूं बायोकॉन का। बायोकॉन भी मार्च के महीने में, इसी मार्च के महीने में इसने ब्रेकआउट दिया इस तरह से। ये बायोकॉन का मंथली चार्ट है, और ये देखिए कि एक बार ब्रेकआउट देने के बाद एक पूरा महीना ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा। ये मंथली कैंडल आपको बेटर तब समझ में आएगी जब मैं इसको डेली में कन्वर्ट कर दूंगा। अब आप देखिएगा कि इस लाल लाइन के पास, जो कि मैंने मंथली चार्ट में मार्क करी थी, ये ऑलमोस्ट 1 महीने तक यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहा, और फिर उसके बाद ऊपर चला। तो मंथली चार्ट के अंदर जो ब्रेकआउट है वो एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट होता है। उसका आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले 6 महीने में अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन वो इमीडिएट ब्रेकआउट हो जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता।
और इसीलिए मैंने आपको ये दो पुराने एग्जाम्पल दिखाए हैं। इसके अलावा पिछले साल के भी कुछ एग्जाम्पल हैं, लेकिन उनको दिखाने की मैं जरूरत नहीं समझ रहा हूं। आप यही देखिए कि मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट जो है वो लॉन्ग टर्म चार्ट है, वो इन्वेस्टर के लिए चार्ट है, वो ट्रेडर के लिए, ट्रेडर की मेंटेलिटी वाले तुरंत रिजल्ट पाने वाले लोगों के लिए नहीं है। इसलिए आप जो है, जो मैंने एफडीसी का चार्ट दिखाया, एफडीसी भी एक फार्मा कंपनी है, ये चार्ट भी मैंने आपको दिखाया था, और ये एफडीसी का मंथली चार्ट है। आप देखिए कि ये यहाँ से हमको ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है और ये नए महीने में ऊपर जा रहा है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि ये 2-4 दिन के बाद फिर नीचे आ जाए और यही कंसोलिडेट करे। तो ये मंथली चार्ट के अंदर पोजीशन लेने का ये ड्रॉबैक है कि ये आपकी पेशेंस टेस्ट करेगा। लेकिन ये बात तय है कि जैसे एफडीसी में आप ये देखिए, इसने यहाँ से डिप मार के नीचे एक बार ये स्टॉप लॉस लोगों के काट चुका है और फिर ऊपर आया है। तो एफडीसी के अंदर इस बात को की संभावना कम है कि ये वापस अब इस लेवल पे जाए। ये लेवल हम मार कर देते हैं, ये 300 का लेवल था दोस्तों, और अभी ये लेवल था 236 का, और अभी ये चल रहा है 316-17। तो इस तरह से आप जब ये डिप ले और इस लेवल के पास जाए डेली चार्ट में, तब आप इसको खरीदने का मन बनाइए और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखिए ताकि आपको नुकसान ना हो। लेकिन इमीडिएटली रिजल्ट का इंतजार न कीजिए। एक बार ये लेवल मार कर लीजिए करीब 280 का, थोड़ा सा यहाँ खरीद लीजिए, थोड़ा इसके आसपास खरीद लीजिए और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाइए। इस तरह से काम करेंगे तो लॉन्गर टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी वाले लोगों के लिए ये स्टॉक अच्छे होते हैं। ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉक थोड़े से दुखदाई होते हैं, क्योंकि ये इमीडिएटली मूव नहीं दिखाते हैं, पुराने रेजिस्टेंस के पास आके अटकते हैं। तो दोस्तों मेरी आज की बात खत्म हो गई है। अगर आर्यन पूछ रहा है कि इनका ग्रेन्यूल्स में कोई सवाल है, तो आर्यन बोलो भाई, क्या सवाल है? तो जैसे आपने ग्रैन्यूल्स में एक बार ट्रेंड लाइन बनाई थी, तो मंथली हाँ, वाले में सर वेट करेंगे उसकी जो कैंडल क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग कैंडल उसके अबव क्लोज हो तभी हम उसमें बोलेंगे हम बाय करेंगे, या उसके भाई ऊपर जो भी उसका weekly candle है तो मैंने हम बोल। मैंने कल के प्रोग्राम में भी बताया था कि ना, हम ये जो लाइन खींचते हैं ये हमारी कन्वीनियंस के लिए होती है। अदरवाइज रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा एक जोन की तरह देखा जाता है। अब आप ये देखिए कि जैसे मैं इसको फिर से एक्शन रिप्ले पे डाल देता हूँ, ऐसे डाल देता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं इसकी विक का टॉप मार्क करूं तो ये आ रहा था 189, और अगर मैं इसका क्लोज मार्क करूं तो ये लाइन चार्ट में आ रहा था 159। तो ब्रॉडली स्पीकिंग 159 और 189 का एक जोन था जिसमें कि प्राइस बार बार आके अटक रहा था। ये देखिए इसी चार्ट में, अब मैंने इसको कैंडल में कन्वर्ट कर दिया है। तो कोशिश ये कीजिए कि ये जो लाइन है ये एक इंडिकेटिव लाइन है, और सिंपलीफाई करने के लिए मैं एक लाइन खींच देता हूँ। अदरवाइज आप क्लोजिंग प्राइस और विक के हाई के प्राइस को आप मिलाप करके एक रेजिस्टेंस जोन अगर ड्रॉ करेंगे, तब आपको इसका रिजल्ट सुनने में, समझने में और प्ले करने में आसानी होगी। अब आप ये देखिए, मैंने लाइन खींच दी थी, इसने इस लाइन के ऊपर गया तो और तेजी से ऊपर गया। ओके सर, और थैंक यू सर। बताइए। आपका वो इक्का वाला जो स्टॉक था वो इक्का बहुत अच्छा, तो उसमें चार्ट भी बहुत अच्छा था और उसमें जो एनालिसिस थी बहुत अच्छी थी सर उसमें। थैंक यू, थैंक यू। If you like this video, don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghu Mantra classes and press the bell icon to receive updates about future videos. और कोई सवाल? थोड़ा डाबर देखेंगे? डाबर देख लेंगे विकास। डाबर भी ऐसा ही दिखा रहा है मंथली चार्ट में। जो मैंने आपको मार्क करने का तरीका बताया है कि भाई ये जो हमारा विक का जो हाई था,
एक हम यहाँ पे लगा लें एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर उसके बाद क्लोजिंग चार्ट बना के एक लाइन जो है वो यहाँ लगा लें, तो हमारे पास एक क्लैरिटी हो जाती है उस रेजिस्टेंस एरिया को डिफाइन करने की। तो आप ये देखिए इस रेजिस्टेंस एरिया में 1 2 3 4 5 महीने से डाबर जो है वो घूम रहा है, और यही बात मैं बताना चाह रहा था कि मंथली चार्ट में जो स्टॉक है वो हमारी पेशेंस को टेस्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए वो पेशेंस अभी टेस्ट हो रही है। जी सर। कितने दिन टेस्ट होगी अब ये तो स्पेसिफाई करना मुश्किल होता है। थैंक यू सर। ठीक है भाई, थैंक यू। और बताएं, अनिल जोश पूछ रहे हैं सर, RSI फॉर विच पीरियड नीड्स टू बी चेक्ड मंथली, वीकली और डेली? RSI हैज टू बी चेक्ड ऑन मंथली मल्टी टाइम फ्रेम. It cannot be checked. I have been telling it very regularly that you have to keep checking RSI in minimum 3 time frames. अगर आप इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो आपको मंथली से ऊपर यानी एक बार क्वार्टरली पे जाके भी RSI को चेक करना पड़ेगा। अब आप ये देखिए RSI यहाँ पर जो है ये डाबर के अंदर इतनी ऊपर चल रही है, क्वार्टरली में पूरा ये मजबूती दिखा रही है। लेकिन अगर हम वीकली पे आए तो वीकली पे हमको ये दिख रहा है कि भाई इसने ये पुराने स्विंग हाई को पार कर लिया है, तो इस बात का चांस है कि भाई हाँ यहाँ से इसका मोमेंटम तो ठीक ठाक नजर आ रहा है। तो सिंगल किसी भी टाइम फ्रेम में RSI देखना जो है वो घातक हो सकता है। कभी उसमें आपको डाइवर्जेंस दिखेगी, कभी आपको बात समझ में नहीं आएगी। RSI अपने आप में थोड़ा ज्यादा डिमांडिंग है, प्राइस एक्शन सबसे कम डिमांडिंग है। सबसे पहले प्राइस एक्शन पे अपनी पकड़ को मजबूत करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्विंग्स, ट्रेंड लाइंस, चैनल्स, डिमांड सप्लाई, ये चीजें ड्रॉ करें, और उसके बाद हम अगर RSI पे दिमाग लगाएं तो बेटर है। होता क्या है कि क्योंकि ये चार्ट में नीचे दिखता रहता है तो ये सोचते हैं लोग कि इसके अंदर कोई ऐसा सीक्रेट है जो कि हमको प्राइस एक्शन से बेटर बात बता सकता है। लेकिन जैसे मैंने अभी निफ्टी का चार्ट और उसके अंदर 15 मिनट की RSI में डाइवर्जेंस आते हुए आपको दिखा के बताया कि सिर्फ 15 मिनट से बात नहीं बनती। अगर 15 मिनट का चार्ट और उसकी पॉजिटिव डाइवर्जेंस देख के किसी ने लॉन्ग पोजीशन कर ली हो तो वो घाटा खाएगा। तो इट इज अ मैटर ऑफ मिनिमम 3 टाइम फ्रेम्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड RSI by understanding it in 3 time frames, and the net result of those 3 time frames has to be applied. तो दोस्तों मुझे लगता है अब ज्यादा सवाल है भी नहीं और हमारे पास समय भी कम है, तो आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं। आज रक्षाबंधन का दिन है, आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग साथ में इसी तरह से जो हमारी जानकारी है उसको बढ़ाते रहेंगे और ट्रेडिंग की दुनिया में कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। Thank you very थैंक यू much, सर जी। दोस्तों। Have a good day. Have a good day.